यहाँ देखो तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर देखिए। मैंने अगर ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछा तो कम से कम ऑब्जेक्टिव एक जरूर पूछेगा। अगर इसे मान लीजिए हो सकता है कि इस पे आधारित न्यूमेरिकल पूछे, इस थ्योरी को सीखना है हम लोग को, ठीक है। इसमें है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, ठीक है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। एक शब्द इसमें हम डाल देते हैं, चार्ज ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज लिख लीजिए। यूनिफॉर्मली due to a uniformly charged spherical cell. यहाँ देखो एक स्फेरिकल सेल है, सेल तो बुझ ही रहे हो, मतलब बीच स्फेयर की तरह तो है ही, बीच में खाली जगह है और एक समान ढंग से आवेशित है। अगर इसमें तुम यूज कर दोगे शब्द ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, अगर तुम कंडक्टिंग शब्द डाल देता है इसमें, ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। एक कंडक्टिंग सेल हो और उस पर चार्ज दे दोगे तो ऑब्वियसली वो चार्ज उसके सतह पर एक समान ढंग से वितरित हो जाएगा। कंडक्टर में तो आप जानते हैं ना, कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज इस तरह से अपने आप को वितरित करता है कि कंडक्टर के अंदर हर एक बिंदु पर फील्ड जीरो हो जाए, ये उद्देश्य होता है। तो कंडक्टर को चार्ज दीजिएगा तो उसके अंदर हर एक बिंदु पर फील्ड जीरो हो जाने के लिए वो चार्ज एक समान ढंग से वितरित होगा ही होगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसमें कंडक्टर शब्द यूज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, स्फेरिकल सेल यूज कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, एक स्फेरिकल सेल यूज कर रहे हैं शब्द, लेकिन उसमें तो हम अपने तरफ से ऐड कर दे रहे हैं कि इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड इफ इट इज ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑब्वियसली इट विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा, एक समान ढंग से आवेशित हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब हुआ कि वो बीच में खोल है, इसका हिंदी होता है गोलीय खोल। इसको बोलेंगे एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव। इसमें अगर हम लिखना चाहें लिख ही देते हैं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो, इस लाइन को भी लिख देते हैं, इतना ही से एक समान आवेशित एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एवं विभव। अब विद्युत विभव आप बुझिएगा, विभव भी बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, विद्युत
विभव कौन सा विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र का चर्चा चल रहा है, तो निश्चित रूप से विद्युत विभव ही है। समझ गया कि नहीं? हमको बस जगह थोड़ा कम बच रहा था इसलिए। विद्युत क्षेत्र एवं विभव, अच्छा यूनिफॉर्मली क्या हो गया, एक समान, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कभी कभी गड़बड़ भी लिख देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव, विद्युत विभव है, लिखे क्या? विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव, ठीक है। ठीक, ऐसे देखो, ऐसे समझो, तो समझ में आ गया। गोलीय खोल बन गया, अंदर में खाली जगह है, इसको हम चाहे तो इसको हटा देते हैं, यही रहेगा, हटा, ऐसे है। इसकी मोटाई बहुत कम है, जो मोटाई है वो बहुत कम है, ये थिकनेस कम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम एक समान ढंग से आवेशित कर दे रहे हैं, माने ऐसे बुझिए, इस पे आवेश है, इस तरह से है। इस पर टोटल चार्ज क्यू है, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर यहाँ समझो, ठीक है। अब यहाँ से आर दूरी पर हम लोग को फील्ड के लिए पहले एक्सप्रेशन निकालना है, इस खोल के चलते आर दूरी पर हम लोग को फील्ड का कैलकुलेशन करना है यहाँ।
ये आर दूरी पर, यहाँ सेंटर से, ये सेंटर है, यहाँ से आर दूरी पर ये बिंदु P है। इस बिंदु पे हम लोग को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लेना है गॉस थ्योरम यूज करके। तो अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे, ऐसे देखिए ये जो सतह है, ऐसे ले लिए। ये बिंदु P है, यहाँ देखो आप लोग, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, टोटल चार्ज कितना है, Q है। Let us suppose that we have a uniformly charged spherical cell. Cell of radius r, रेडियस r का है। Q कितना है, लेट Q be the charge on this cell. Now we want to find electric field at a point P. Now we want to find electric field at a point P at a distance Now we want to find electric field at a point P at a distance r equal to OP. Now we want to find electric field at a point P at a distance r from the center of this cell. नहीं समझ में आया? ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल है, आपको दिख रहा है, ये पीला वाला जो बनाया है वो सेल है। इसका रेडियस कितना है?
मोटाई नेग्लिजिबल है इसका। इसका रेडियस कैपिटल आर है, सेल का रेडियस कैपिटल आर है, मोटाई बहुत कम है इसमें। Q be the charge on this cell. Let us suppose that we have a uniformly charged spherical cell of radius r. Let Q be the charge on this cell. Now we want to find electric field at a point P at a distance r from the center of the center. Center इसके कहाँ है? Center O. Center O पे है। From the center O of this cell, R दूरी पर है। ठीक है, तो अगर R दूरी पे है तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम के हेल्प लेंगे यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए। बिंदु P पे अगर निकालना है, बिंदु P पे अगर फील्ड हमको निकालना है तो एक R रेडियस का बिंदु P की दूरी कितनी है, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु P जो है, यहाँ जो बिंदु P है, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से R है, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। O से लेकर के P तक का ये OP जो डिस्टेंस है, दिस OP इक्वल टू R। यहाँ जो लिखा गया है, ये O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है, दिस OP इक्वल टू R, सेंटर से दूरी है। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक बात समझिए, इसमें गोलीय समरूपता है। अगर इस तरह से हम एक लाइन की बात करें, आप यहाँ ऐसे देखिए, अगर हम यहाँ से एक इस तरह की लाइन की बात करें, देखो तो अगर P बिंदु से अगर हमको निकालना है तो हम लोग ये OP रेडियस का एक क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सतह सोचेंगे। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो कि इस सेल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है कि नहीं, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये फिगर तुम लोग देख लिया ना, ये इसमें दिमाग में रखना है। यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं, now let us consider a spherical Gaussian surface and let us consider a spherical Gaussian surface of a radius r, small r, concentric with the रेडियस आर, कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्रीय, बुझते हो ना, कॉन्सेंट्रिक विथ द गिवन spherical cell and passing through point P। देखिए आप लोग को याद होगा, जब भी गॉस थ्योरम का यूज करके किसी बिंदु पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो हमारा जो गॉसीय सतह होना चाहिए वो उस बिंदु से जरूर गुजरना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारा जो गॉसीय सतह है जब उस बिंदु P से गुजरेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय जब गॉस थ्योरम का यूज करके फ्लक्स निकालना शुरू करेंगे
तो पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको ई डॉट डी एस के कैलकुलेशन में सम्मिलित होगा, अदरवाइज वो सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो जिस बिंदु पर फील्ड निकालना होता है, जिस बिंदु पी पर फील्ड निकालना होता है, उस बिंदु से हो करके गॉसियन सतह का जाना जरूरी होता है। उस बिंदु से होकर के गॉसियन सतह का जाना जरूरी होता है, तब जाकर के उस बिंदु पर का जो फील्ड होगा ई डॉट डी एस के कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो पाएगा। नहीं तो पी बिंदु या तो सतह के अंदर हो जाए या सतह के बाहर हो जाए। तो जब सतह से फ्लक्स निकालेंगे तब तो उस बिंदु पर का जो फील्ड है वो तो उसके कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं, तो फिर निकलेगा कैसे। तो जिस बिंदु पर निकालना है गॉसियन सतह को उस बिंदु से गुजरना कंपलसरी है। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस बिंदु पर अगर हमको फील्ड के कैलकुलेशन करना है तो हमारा जो गॉसियन सतह है इसको पी बिंदु से गुजरना जरूरी है। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस concentric with shell। spherical Gaussian surface concentric with shell। ये देख लो, ये जो हम लिए हुए हैं कहाँ लिखा जाए, यहीं पर रहने दें। ये है ये दिस वन, यही सेल है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कॉन्सेंट्रिक विथ सेल, और ये बिंदु P से गुजर रहा है। इट शुड पास थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये कॉन्सेंट्रिक है और ये क्या कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। ये एकदम माने फोकस का बिंदु है। ये गॉसियन सतह जो होना चाहिए वहां से पास करना एकदम कंपलसरी है। अब आप लोग यहाँ एक चीज देखो, ये तो बना दिए ये पूरी बात, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए एक लाइन हम ऐसे देखें तो इसमें स्फेरिकल सिमेट्री है कि नहीं। अगर ये लाइन है पूरा एक गोला है, यहाँ देखिए इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस लाइन के ऊपर जैसा अर्धगोला होगा नीचे भी वैसा ही अर्धगोला होगा। और ऊपर जिस तरह से अर्धगोलीय सतह पर चार्ज का वितरण है नीचे भी अर्धगोलीय सतह पर उसी तरह का चार्ज का वितरण है। गोला ना है जी, गोलीय सेल है। तो ऊपर अगर ऐसे इसको एक प्लेन से ऐसे कट करें इस तरह से, ये वाला जो लाइन है ओपी वाला लाइन, इससे अगर हम ऐसे कट करें तो जैसा हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऊपर होगा वैसा ही होगा नीचे। आज जिस तरह से ऊपर चार्ज का वितरण है उस तरह से नीचे चार्ज का वितरण है। तो अगर इस बिंदु पर फील्ड की बात करेंगे तो निश्चित रूप से लाइन ऑफ सिमेट्री पे होना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि ऐसे होगा तो सवाल खड़ा होगा तब ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर तो एक समान है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसा ऊपर है इस लाइन के ऊपर जैसा चार्ज का वितरण है, इस लाइन मत कहिए बल्कि सतह कहिए, ऐसे एक सतह की ऐसे एक प्लेन से कट करे, ये गोला ना है, तो ऐसे अगर प्लेन से कट करे तो जिस तरह का ऊपर वितरण है उस तरह से नीचे से वितरण है, ठीक है कि नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो कैसे होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, तो इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निश्चित रूप से अगर इसकी बात करें तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो ये ऐसे होगा। और इस तरह से ये सतह के हर एक बिंदु पर होगा। अगर सतह के इस बिंदु पर हम बात करें इस साइड में, तो इस साइड पे भी ऐसे ही होगा। अगर हम इसके बिल्कुल ऐसे बात करें, यहाँ पे बात करें इस लाइन से हो करके यहाँ पर बात करें इस बिंदु पे, तो फील्ड ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये डॉटेड लाइन आप लोगों के लिए खींच दे रहे हैं सहूलियत के लिए, ये डॉटेड लाइन बना रहा है ताकि आपको समझने में सहूलियत हो।
यहाँ पर बात करेंगे तो ऐसे जाएगा, उसी तरह से एक लाइन अगर हम ऐसे सोचे बीचों बीच में ऐसे, और इस तरह से सोचे, तो अगर इस बिंदु पर फील्ड की बात उठेगी तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो ऐसे होगा, रेडियल होगा, इसीलिए लाइन बनाए हुए आप लोग को शो करने के लिए। इस बिंदु पर बात करेंगे तो ये ऐसे होगा। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, ऐसे बात करें तो इस बिंदु पर अगर फील्ड की बात उठेगी तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और इस बिंदु पर बात करें तो इस बिंदु पर यह ऐसे होगा। और देखिए समरूपता से एक और बात आप कह सकते हैं कि हर एक बिंदु पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बराबर होगा। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए चार्ज यहाँ पे है, फील्ड हम यहाँ पे निकालना है, इस बिंदु से जाता हुआ मेरा एक गॉसीय सतह है, और गॉसीय सतह के हर एक बिंदु पे हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। कोई रीजन पूछेगा तो कहिए इसमें गोलीय समरूपता है, इसमें स्फेरिकल सिमेट्री है। ये जो लाइन है, बल्कि यहाँ पर अगर इस तरह से एक प्लेन पास करे गोला को तो जिस तरह से अर्धगोला ऊपर उस तरह का अर्धगोला नीचे, तो फील्ड जब होगा तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ अगर ऐसे सोचे तो आधा गोला इधर था आधा गोला इधर, तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। जितना इसमें रेडियल लाइन आपको दिख रहा है सब लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सब लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। तो ये देखिए आप इसमें लिखिएगा कि हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं भी होगा तो वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, और वो रेडियली आउटवर्ड होगा। कहीं भी यहाँ भी आप बात करिए, ये यहाँ पर ऐसे इसको हटा दे रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड है, चार्ज पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड होगा, और हर एक बिंदु पर मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, इसलिए क्योंकि सेंटर से सब आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है। तो सब एक जैसा है तो किसी पर कम क्यों किसी पर ज़्यादा क्यों, इसलिए सब जगह पे बराबर होगा, सब लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, सब लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये अगर लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी तो आधा इधर एंड आधा इधर करेगा। यहाँ पे सोचेंगे ये भी तो आधा ऊपर आधा नीचे करेगा। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? इसलिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ सिमेट्री के अलग होगा। अब अगर इसमें हम छोटा छोटा एरिया वेक्टर सोचे फ्लक्स निकालने के लिए, अगर हम छोटा छोटा एरिया वेक्टर अगर सोचे सतह पे, तो यहाँ हमारा एरिया वेक्टर ऐसे लेंगे छोटा सा, तो यहाँ एरिया छोटा सा लिए जो इस सतह पर टेंजेंशियल होगा, लेकिन एरिया वेक्टर जो होगा ये इस बिंदु पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होगा, ऐसे एरिया वेक्टर। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर हमारा ऐसे हो जाएगा। कहीं भी यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया लें तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। यहाँ इसी तरह से हर एक जगह पे आप बात समझ गए हैं। हर एक बिंदु पर एरिया वेक्टर जो होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। समझ गए? यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधे फ्लक्स निकाल देना है। ये दिमाग में फिगर है ना, फिर दोबारा फिगर दूसरे पेज के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ आ गए। अब आपको ये पूरा बात लिख दिए थे। लेट अस कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r concentric with the given spherical surface and passing through point P। पॉइंट P से पास करता हुआ ऐसे, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे। फिगर तो आप लोग देख ही लिए हैं, ऐसे लिख लीजिएगा।
ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री due to spherical symmetry of charge distribution एक समान ढंग से चार्ज वितरित है स्फीयर के सतह पे ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन due to spherical symmetry of charge distribution electric field at any point on the spherical surface electric field at any point of the spherical electric field at any point of the spherical Gaussian surface will have due to a spherical electric field at any point on the spherical charge distribution electric field at any point of the on the spherical Gaussian surface will be radially outward and the magnitude of electric field will be same at any point on the spherical Gaussian surface will be radially outward and magnitude of electric field will be the same on all points on all points of the cell of this cell हर एक बिंदु पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। अब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। अच्छा, किसी भी बिंदु पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। ऑल्सो द एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds at any point of the surface on the surface will be radially outward वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। आप लोग लिखते चलना, हट जा रहे हैं आप लोग, देख लो बढ़िया से। क्या ये बात समझ गया कि नहीं? फिगर से क्लियर है? ये जो फिगर आप लोग के लिए बनाए हुए हैं उसमें देखिए तो ये गॉसियन सतह के हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है और हर एक बिंदु पर उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। और छोटा छोटा एरिया वेक्टर गॉसियन सतह के किसी भी बिंदु पर लेंगे तो एक स्फीयर है, स्फीयर पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करिएगा तो एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा एंड रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा ds वेक्टर कहीं भी यहाँ जैसे है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम ds वेक्टर बनावे ऐसे, ये ds वेक्टर और ई वेक्टर दोनों रेडियली आउटवर्ड है, यानी ई एंड ds के बीच का कोण किसी भी बिंदु पर, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इस सतह के किसी भी बिंदु पर ई एंड ds के बीच का कोण 0 डिग्री ही होगा। समझ गया कि नहीं? अब फ्लक्स निकालना हम लोग के लिए ईजी हो गया।
अब इसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं ऐसे, ये आप लोग ये देखिए, फिगर वही रहेगा, दिमाग में रखना है। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं समझे? नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the closed surface, through the closed Gaussian surface, through the closed Gaussian surface will be ऐसे फाई टोटल बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस। तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डी एस cos 0 डिग्री। तो अब यहाँ से फिर अगर फाई टोटल लिखेंगे तो फाई टोटल इक्वल टू, इसमें से ई बाहर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है, ई वेक्टर बाहर नहीं होता क्योंकि हर एक बिंदु पर ई का डायरेक्शन बदल रहा था। तो ई वेक्टर वाज नॉट कांस्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ई एंड डी एस अब कर दिए तो ई डी एस हर एक बिंदु पर ई एंड डी एस के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो ये फार्मूला, ये वाला लाइन तो हर एक जगह होल्ड करेगा, है कि नहीं? अब इसमें से मैग्नीट्यूड के बाहर कर सकते हैं। cos 0 डिग्री भी हर एक जगह सेम होगा, हर एक बिंदु पर ई एंड डी एस के बीच का कोण 0 डिग्री ही होगा, यानी cos 0 हर एक जगह होगा। तो वो भी आपको बाहर कर दिए। यहाँ पे हम क्या कर दिए, ऐसे आई डी एस कर दीजिए, क्लोज सरफेस होगा। इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई cos 0 डिग्री 1। अब डी एस को जोड़िए, छोटा छोटा एरिया का मैग्नीट्यूड, पूरा गोलीय सतह, गॉसियन सतह गोलीय है जिसका रेडियस आर है, तो सब छोटा छोटा डी एस जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं होगा? ई इंटू आप पूरा सतह का एरिया जोड़िएगा, पूरा सतह पर डी एस जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से निकल गया फाई टोटल इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग के पास मिल गया ये। अच्छा हो जाएगा, निकल गया। तो देखिए ये बिंदु P बाहर हो तो भी फ्लक्स कुछ ऐसे ही निकालेंगे, अंदर हो तो भी फ्लक्स वैसे ही निकालेंगे। अगर इसके हम अंदर चले आते हैं, ये ऐसे है, एक हम मान लीजिए इसके अंदर ऐसे सोचते हैं, एक ऐसे हम गोला सोचें, आइए इसके अंदर सोचें, ऐसे समझिए। अब इसमें दो केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ हो गया हमारा गोलीय खोल, बोलो ना। अच्छा, आइए हमारा बिंदु मान लीजिए कि अगर छोटा आर का मान बड़ा आर से बड़ा हो, यानी बाहर का बिंदु होगा, तो अगर ये बिंदु P सेल के बाहर है, बिंदु P सेल के बाहर है, तब तो छोटा आर का मान इस बड़ा आर से बड़ा होगा, नहीं होगा? अब उसके हिसाब से हम बात कर चुके हैं। अगर ये बिंदु P यहाँ आ जाए, इसके भीतर आ जाए, सेल के अंदर आ जाए, ये वाला जो दूरी है, ये आपका आर जो है, इस बार आर कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये अंदर हो जाता है तो अभी आप मिला के देखिए, ये सतह पर कोई भी बिंदु लिखिएगा तो वो वैसा ही होगा। ये ऐसे अगर सोचिएगा तो फिर आधा ऊपर, फिर आधा नीचे, फिर ये बिंदु लाइन ऑफ सिमेट्री पर पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पर कोई फील्ड होगा, अगर होगा तो रेडियल ही होगा,
यहाँ भी सोचिएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु लीजिएगा, यहाँ सोचिएगा तो फिर आधा इधर, फिर आधा इधर, यहाँ लीजिएगा तो फिर आधा इधर, फिर इधर, कहीं भी जाइए ऐसे आधा ऊपर आधा नीचे। अगर आप कल्पना करें तो इसमें गोलीय समरूपता जो है वो एग्जिस्ट करेगी, चाहे ये बिंदु पी बाहर हो चाहे ये भीतर भी आ जाइएगा तो जैसा ऊपर वैसा नीचा रहेगा। इस बिंदु पी को लेकर सोचिएगा तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक ढंग से मिलेगा। इसलिए अगर बाई दिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी जब होगा तो इस रेडियल लाइन के अलोंग ही होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। कोई कहेगा ना ऐसे होगा तो इमीडिएट सवाल खड़ा होगा तब ऐसे क्यों नहीं होगा, अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे क्यों नहीं होगा। तब अंत में कहना पड़ेगा नहीं भाई इसमें सिमेट्री है, इसलिए जो भी होगा वो ऐसे ही हो। फिर इस बिंदु पर अगर हम इसी तरह से सोचे, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु लें, यहाँ पर भी बाई द वे फील्ड हो, वैसे आपका आगे चल के पता चलेगा कि अंदर में फील्ड होता है नहीं है। लेकिन अगर समरूपता की दृष्टि से हम देखें तो अगर समरूपता की दृष्टि से देखेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर कोई फील्ड होगा तो जरूर रेडियल ही होगा, वो ऐसे नहीं हो सकता है, वो ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे अगर कोई कहेगा तो इमीडिएट तब दूसरा कहेगा कि भाई आधा जब इधर है, आधा जब इधर है, इस लाइन के इधर आधा चार्ज है, इस लाइन के इधर आधा है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, तब फील्ड जब होगा तो लाइन अगर कुछ होगा तो जरूर लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? जैसे कोई कहेगा कि ऐसे, तो फिर ऐसे क्यों नहीं, एक अगला क्वेश्चन होगा। अगर ऐसे हो सकता है इधर वाला की तरह जा सकता है तो इधर वाला भी झुक सकता है। इसलिए अगर बाई द वे कोई फील्ड होगा तो निश्चित रूप से वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही होगा, है कि नहीं? और जब लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा तो यहाँ पर फिर एरिया वेक्टर अगर हम सोचेंगे तो फ्लक्स निकालेंगे तो उसी तरह से निकालेंगे। इस बार का आर का मान कैपिटल आर से छोटा, और जब बाहर होंगे तो आर का मान कैपिटल आर से बड़ा। नहीं समझ पाए क्या आप लोग? तो ये आप लोग के लिए बना दे रहे हैं, फिगर जो बनाए हुए हैं इसको फिर हम हटा दे रहे हैं। देखिए ये सब क्योंकि बाद में आप जब उतारिएगा तो फिगर ठीक है बना दिया कि बिंदु पी अगर भीतर में होगा तो सेंटर से लेकर के पी तक की ये जो दूरी है जो कि स्मॉल आर हम लिए हुए हैं, इस बार का स्मॉल आर जो कैपिटल आर है उसके अंदर है, तो माने इससे छोटा होगा। अगर ये बाहर हो जाता है तो जितना बड़ा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैपिटल आर है ये, तो इसके बाहर है, स्मॉल आर कैपिटल आर से बाहर होगा। तो इसमें दो केस अराइज करेगा, इसलिए क्योंकि देखिए अगर बाहरी से इसकी बात करिएगा इस पर जितना चार्ज है सब इसके अंदर आ जाएगा। अगर इसके लिए बात करिएगा इसके अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, जो चार्ज है वो बाहर है। नहीं समझ पाए? गॉस थ्योरम का जब हम लोग यूज करके फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने चलते हैं तो क्या होता है, फाई टोटल बराबर गॉसियन सतह के अंदर का नेट चार्ज बटा एप्सिलॉन 0 होता है। तो अगर इस बाहरी सतह के लिए बात करेंगे, ये बाहरी ये गॉसियन सतह अगर ले रहे हैं, जब आर का मान कैपिटल आर से बड़ा है तो इस सतह के अंदर अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो ये इस सेल पे जितना चार्ज है सब अंदर ही हो जाएगा, सब इस गॉसियन सतह के अंदर हो जाएगा। आज जब हम इसकी बात करेंगे, नीचे वाले की बात करेंगे, तो इस गॉसियन सतह के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं है, जो चार्ज है अब वो बाहर हो जाएगा। चूंकि ये भीतर का बिंदु है, जो भी चार्ज है अब इस सेल के सतह पर है, और हम तो इस सेल के अंदर बिंदु पी लिए हुए हैं, और वहां से जाता हुआ हमारा गॉसियन सतह है रेड वाला। ये जो गॉसियन सतह है कि इसके अंदर में कोई नेट चार्ज नहीं होगा। फील्ड तो आप जानते हैं कि होता है सब चार्ज के अंदर बाहर सब चार्ज के चलते हो सकता है, लेकिन गॉसियन सतह में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी बंद सतह से, वो बराबर होता है गॉसियन सतह के अंदर का कुल चार्ज बटा एप्सिलॉन 0। गॉस थ्योरम रिवाइज भी हो रहा है, बोलिए ना। तो अब हम लोग जब बात करने यहाँ चलेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम लोग इतना ये लिख लिए। अब हम लोग इसमें एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, एक स्पेशल केस। स्पेशल केसेज, अब स्पेशल केसेज में केस 1, ये केस 1, केस 1 क्या है कि पॉइंट P जो है स्फेरिकल सेल के बाहर है। When point P is outside
लाइन किसमें, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड स्फेरिकल सेल। व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर है। तो इसमें क्या होगा भाई, इस केस में क्या होगा, बाहर होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो छोटा आर है वो बड़ा आर से बड़ा होगा, बोलो ना। अप्रोक्सीमेशन में लगभग बराबर भी बाद में हम लोग मान लेंगे। तो ये हमारा आर इसके बाहर के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है, या सतह तक भी बात कर सकते हैं। तो पहले व्हेन पॉइंट पी या आउटसाइड स्फेरिकल सेल, तो अब ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड within the surface, within the Gaussian charge enclosed within the Gaussian surface. नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल क्यू, चूंकि गॉसियन सतह तो सेल के बाहर है, तो सेल पर जितना चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज है सब गॉसियन सतह के अंदर ही आ गया, तो एक क्यू हो जाएगा। अब आप लिखिएगा फ्रॉम गाउस लॉ, क्या लिखिएगा, ये फाई टोटल बराबर सिग्मा क्यू इनक्लोज्ड, याद है ना, अब बाई एप्सिलॉन जीरो। तो फाई कितना आ गया है आपका, देखिए तो ये आ गया है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आई इक्वल टू ए क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। देखिए इस तरह का रिजल्ट एक पॉइंट चार्ज के चलते गॉस थ्योरम से जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए थे, एक पॉइंट चार्ज के चलते गॉस थ्योरम का यूज करके आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो उसमें भी ऐसा ही रिजल्ट है। तो ये कुछ ऐसे हो गया। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से आ गया अब E इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, E इक्वल टू 1 यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन जीरो यहाँ से Q अब बाई आर स्क्वायर। तो आप लोग का वही KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, नहीं आ गया क्या, तो E बराबर हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर या इतना। ये गॉस थ्योरम से हम लोग निकाल लिए। तब देखिए चार्ज है सेल पे, लेकिन सेंटर से आर दूरी पर, ये दूरी कहाँ है, सेंटर से आर दूरी पर, मैंने ऐसे बुझिए ये आपका ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, बोलो, इसका रेडियस आर हो गया, यहाँ से आर दूरी पर ये बिंदु पी है, यहाँ आर दूरी पर ये बिंदु पी है। अब यहाँ से ये दूरी कितना है, ये आर है, आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो इस बिंदु पर फील्ड तुम्हारा ऐसे आया, देखो इस बिंदु पर फील्ड क्या आया, आया। अब हम लोग क्या करें, ऐसे समझिए कि सेल पर जो टोटल चार्ज है, यहाँ पर जो टोटल चार्ज क्यू है, इस टोटल चार्ज को थोड़ा देर के लिए इसके सेंटर पर एज्यूम कर लें, जो टोटल चार्ज सेल पे है इसको थोड़ा देर के लिए इसके सेंटर पर एज्यूम कर लें पॉइंट चार्ज के तौर पे।
इस चार्ज को अगर हम सेंटर पर एज्यूम कर लें थोड़ा देर के लिए, तो इस पॉइंट चार्ज के चलते आर दूरी पर फील्ड निकालेंगे, तो वो भी फील्ड कितना होगा, वो भी आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा। तो इस बात को कहा जाता है कि किसी बाहरी बिंदु पर अगर फील्ड निकालना हो तो सेल पर का जो दिया हुआ चार्ज है उसको उसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज की तरह मान करके और वहां से आर दूरी पर फील्ड निकाल देंगे तो रिजल्ट वहीं आएगा। या हम लोग कहते हैं कि बाहरी बिंदु पर फील्ड के लिए, बाहरी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक चार्ज स्फेरिकल सेल जो है उसका जो व्यवहार है, इट इज लाइक ए पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। नहीं समझे क्या? एक स्फेरिकल सेल पे अगर चार्ज है, अब बाहर के किसी बिंदु पर फील्ड निकालना है, तो स्फेरिकल सेल का चार्ज इस तरह से व्यवहार करता है कि लगता है कि पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर है, एंड वहां से आर दूरी पर फील्ड निकाल देंगे पॉइंट चार्ज की तरह, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं समझे? तो ये हम लोग के दिमाग में आ गया कि बाहर, लेकिन बाहरी बिंदु के लिए, भीतरी बिंदु के लिए नहीं, बाहरी बिंदु के लिए। तो बाहरी बिंदु के लिए सेल का व्यवहार एक पॉइंट चार्ज की तरह है, उसके सेंटर पर पूरा का पूरा सेल पर का चार्ज अगर उसके सेंटर पर एज ए पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो सेंटर से आर दूरी पर कोई बिंदु पी होगा तो वहां पर फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। और इस सेल के चलते जो कि चार्ज यहाँ पे है, इसमें चार्ज सब कहाँ पे है, सेल पर चार्ज तो सतह पे है। बोलो, सेल के लिए चार्ज कहाँ पे है, सतह पे है। तो सतह पर चार्ज है, लेकिन बाहर के बिंदु पर अगर फील्ड की बात हो रही है तो उसका व्यवहार इट इज लाइक ए पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। तो ये रिजल्ट आप लोग याद रहेगा सेल के बाहर। अब सेल के भीतर हम लोग बात करें, तो सेल के भीतर के लिए अगर हम आते हैं, आई होप आप लोगों को दिख जाएगा। हो गया, कट गया लगभग। ये इतना समझ में आया कि नहीं? तो सेल के बाहर के बिंदु पर फील्ड निकालना है तो सेल पर के चार्ज को एक पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर मान करके और सेंटर से आर दूरी पर फील्ड आप निकाल दीजिए। अब भीतर के बिंदु पे फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल। अब इसका स्पेशल केस शुरू होगा। स्पेशल केस, एक केस सेकंड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में एजम्पशन रहेगा कि व्हेन पॉइंट P इज, व्हेन पॉइंट P इज inside a spherical cell, inside a spherical cell, पॉइंट P जो है स्फेरिकल सेल के अंदर है। पॉइंट P इज इनसाइड स्फेरिकल सेल। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर इनसाइड होगा तो आर का मान कैपिटल आर से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, आर छोटा हो जाएगा। बोलो ना, ये आर जो है ये छोटा हो जाएगा। इस तरह से देखो, ये बना दे रहे हैं, तुम्हारा सेल है,
ये सेल समझ लो, ये सेंटर है, ये ऐसे है, ये बिंदु P यहाँ है, ऐसे है, ये सेंटर है, ये R है, इसका अपना क्या है, ये इसका रेडियस जो है कैपिटल R। और चार्ज कहाँ है, चार्ज यहाँ है, सेल पे है। ये छोटा फिगर से काम चल रहा है कि नहीं, लग रहा होगा, मजेदार ही लग रहा है ये भी। तो ये आपका ये सेल हो गया, ये अंदर का बिंदु हो गया, ये अंदर का बिंदु हो गया, ये दूरी R है, सेंटर से P की दूरी, जिस बिंदु पर निकालना है फील्ड उसका सेंटर से दूरी स्मॉल r है। इस बार जब बाहर था, ये देखिए जब बाहर का बिंदु था तब ये r जो था, r सिंबल ना है, तो बाहर था तो r बड़ा था कैपिटल R से, और जब भीतर गया तो r का मान कैपिटल R से छोटा हो गया, अंदर हो गया। अब देखिए सब कुछ तो वैसे ही होगा। मान लीजिए अगर ये आपका गॉसीय सतह है तो फिर ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा। अगर बाई द वे यहाँ पर कोई फील्ड होगा तो जरूर रेडियल ही होगा, क्यों इधर होगा, इधर होगा तो इधर क्यों नहीं होगा, इधर होगा तो इधर क्यों नहीं होगा, तो जो भी होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही होगा। लेकिन गॉस थ्योरम से हम लोग फ्लक्स निकाल लिए हैं, जिस तरह से पहले निकाले थे, बाहरी के लिए निकाले थे, फ्लक्स के लिए वही क्राइटेरिया रहेगा। हम लोग मानेंगे हर एक बिंदु पर ये रेडियली आउटवर्ड होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। एरिया वेक्टर भी हर एक बिंदु पर रेडियली आउटवर्ड होगा। फिर ई डॉट डी एस निकालेंगे, फिर पूरे सतह पर इंटीग्रेट करेंगे, तो जो एक्सप्रेशन बाहरी बिंदु के लिए आया था वैसा ही एक्सप्रेशन भीतरी बिंदु के लिए भी आ जाएगा। अब नेट चार्ज विद इन गॉसियन सतह की बात करें, नाउ नेट चार्ज विद इन, नाउ नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस, now net charge within Gaussian surface। ऐसे लिखिएगा, ये सिग्मा क्यू इनक्लोज की बात करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गॉसीय सतह तो ये है आपका, ये आपका गॉसीय सतह रहा, ये वाला गॉसीय सतह है। तो जो भी चार्ज है ये तो सेल के अंदर है, तो जो भी चार्ज है गॉसीय सतह के बाहर है, तो इतना हो जाएगा। फिर नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से बात करिएगा तो क्या कहता है, ये फाई टोटल जो होगा ये हो जाएगा नेट इनक्लोज चार्ज सिग्मा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ देखिए ये कितना आया है, यहाँ आया है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आता ना बटा 0, ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपका ई कितना हो जाएगा, ई ये जाके 0 में भाग होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी सेल के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के अंदर फील्ड 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बोर्ड का। एक बुझिए कि ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट सवाल है कि एक स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हो, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हो, तो उसके अंदर फील्ड 0 होगा। जो भी फील्ड होगा वो बाहर होगा, एंड बाहर पर फील्ड अगर निकालना है तो पूरे चार्ज को आप उसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, पूरे चार्ज को आप उसके सेंटर पर, पूरे चार्ज को आप उसके सेंटर पे पूरे चार्ज को आप उसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग, तो इस तरह की बात होगी। तो आई हो समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझे ना समझे, तो ये आपकी बात हो जाएगी, ये इतना। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना 0 हो गया। अब इस रिजल्ट को आप लोग याद करिए, देखिए तो अब ये रिजल्ट के लिए आप ऐसे देखिए, ई के लिए आपके पास जो एक्सप्रेशन आया था, ई के लिए एक्सप्रेशन कितना आया हुआ है बाहर के बिंदु के लिए, तो कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू बाई
आर स्क्वायर। कंडीशन था आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखिए आप वहां तक मानिए जहां तक आप मैंने सेल के बाहर सोच सकते हैं। तो आप ऐसे मानिए अगर सतह को भी शामिल कर लिया जाए, ये फॉर्मूला कैपिटल आर के लिए भी होल्ड कर जाएगा। सतह तक के लिए मान लीजिए सतह से बाल के बराबर भी ज्यादा दूरी पे होगा तो बाहर होगा। नहीं समझे क्या? सेल का जो रेडियस है उसे एक बाल की मोटाई के बराबर भी अगर हम बाहर सोचें तो बाहर ही है। बाल की मोटाई के बराबर भी अगर कैपिटल आर से बाल की मोटाई के बराबर भी स्मॉल आर ज्यादा हो तो बाहर हो जाएगा। तो गणितीय कैलकुलेशन में उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, आर के बराबर भी है। तो ये ऐसे आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। आप कोई पूछेगा ई का मान जो है उसके अंदर में बात करिए, उसके अंदर में ई के मान की बात हो रही है। तो अंदर में के लिए क्या करिएगा, ई बराबर 0, कंडीशन लिख लीजिए आर लेस देन कैपिटल आर। समझ गए कि नहीं? तो अंदर में 0 है और उसके बाद 1/r² के हिसाब से। ठीक है, तो इसका अगर आप एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, आप ऐसे देखिए, ऐसे इस ढंग से। तो देखिए ये सेंटर है मान लीजिए, आइए यहाँ तक आपका ये आर बराबर कैपिटल आर है। तो सेंटर से लेकर के आप ऐसे देखिए, तो सेंटर से लेकर के एंड आप उसके भीतर तक सोचिए, जस्ट भीतर तक सोचिए, तो फील्ड कितना रहेगा, 0 नहीं होगा। अरे सेंटर से लेकर के सतह से थोड़ा भीतर, सतह को तो इसमें शामिल कर लिए हैं, तो सतह से थोड़ा भीतर तक हमारा इस तरह से होगा। इस तरह के गणितीय कैलकुलेशन में जब बात होता है तो ऐसे कर करके यहाँ पर हम लोग घेर देते हैं। माने उस बिंदु को छोड़ करके भीतर में मैथ के टीचर आपको ग्राफ जब खिंचवाए होंगे तो इस तरह के बात समझाए होंगे। आज जब आप ऊपर यहाँ से उठिएगा ऐसे, एक ही बार जब सतह से जस्ट बाहर या सतह पर बात करिए तो वहां पर क्या हो जाएगा, फील्ड का मान ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, अगर सतह पे बात करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें आर के जगह पे कैपिटल आर रख दीजिए, तो यहाँ पर फील्ड कितना हो जाएगा, इधर फील्ड को प्लॉट किया है, तो ये हो जाएगा आपका वही ये के, लिख दे के, क्या है आप लोग ऐसे ही लिख लो, 1/4πε0 4πε0 ये इतना क्यू अब बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये सतह पे हो गया। कहाँ पे हो गया, ये सतह पे, सतह के भीतर 0 है, ये डॉटेड लाइन है। इसके बाद की अगर बात करिएगा, इसके बाद की बात करिएगा तो 1/r² का ग्राफ जैसे होता है ये जैसे हो जाएगा, इसके समानांतर करके ऐसे छोड़ दीजिएगा। इस तरह से अनंत की तरफ जाएगा, अनंत पे जाकर के 0 हो जाएगा। इधर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, इधर हम प्लॉट कर रहे हैं, इधर हमारा आर है, आइए हमारा सेंटर वाला पोजीशन 0 है, यहाँ से आर दूरी तक 0 है। ये वाला ग्राफ है, देखिए ये वाला ग्राफ है, ये वाला। इसके जस्ट सामने सतह पे आए, तो ये इतना है, और उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ सर्वाधिक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अनंत पे जाकर के क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि फील्ड सबसे ज्यादा क्या होता है, ई का मैक्सिमम मान हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग ई का मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0, ये इतना क्यू अब बाई r²। ये कहाँ होगा, कब होगा, तो व्हेन आर बराबर कैपिटल आर।
कुछ समझ पाए कि नहीं आपको? तो ये इतना, आई होप आप लोग को बात अच्छा लगा, आप ये समझ गए एक सेल के चलते उसके अंदर में फिर ये ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कंडक्टिंग सेल भी होगा तो उसमें और झमेला नहीं है। कंडक्टिंग सेल ही क्यों, एक सॉलिड स्फीयर अगर है एंड कंडक्टर है, उसके लिए भी यही बात होगा। अगर पूरा सॉलिड स्फीयर है, आप यहाँ देखिए, ये पूरा अगर सॉलिड स्फीयर है एंड कंडक्टर है, ये मान लीजिए आपका कंडक्टर है, ठीक है, आप पूरा ये सॉलिड है, तो इसको भी आप जब चार्ज दीजिएगा, तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये चार्ज कहाँ जाएगा, ये चार्ज कहाँ जाएगा, जो भी आप इसको चार्ज दीजिएगा ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये भीतर में नहीं रहता है, ये यहाँ जाएगा और अपने आप को इस ढंग से वितरित करेगा, अपने आप को इस तरह से वितरित करेगा कि इसके अंदर फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंदर में मेटल के अंदर तो फील्ड जीरो ही जीरो होगा, तो अंदर में फील्ड जीरो हो जाएगा। और सतह पर एक समान ढंग से वितरित है, तो बाहर के किसी बिंदु पर निकालना होगा, तो वही KQ/R²। ये एडिशनल बात है, ठीक है कि पूरा सॉलिड है, तब इसमें आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अपने से करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं एक समान ढंग से वितरित, तब तक इसके अंदर फील्ड जीरो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कि कहीं भी अगर फील्ड है तो अल्टीमेटली उसके पीछे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का हाथ है। कहीं भी अगर फील्ड है तो फील्ड के पीछे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का हाथ है। तो अगर ये मान लीजिए कि समरूप बॉडी है, स्फेरिकल है, सब बिंदु एक समान है, ठीक है कि नहीं, अंदर के हर एक बिंदु पर फील्ड जीरो होना है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि चार्ज इसके सतह पर एक समान ढंग से वितरित हो। अगर हम बोलें कि ये इस तरह की बात होता है, अगर ये हम कंडक्टिंग सेल बोलें, अगर हम एक सेल बोलें, अगर हम एक सेल की बात बोलते हैं, तो इसको भी अगर एंड कंडक्टिंग बोलते हैं, ये क्या है, ये हमारा कंडक्टिंग सेल है। कंडक्टिंग सेल, तो इस पर को भी अगर आप चार्ज देते हैं, ऐसे अगर एक चार्ज देते हैं, ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सतह पे। इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तब तक अंदर के हर एक बिंदु पर फील्ड जीरो होगा नहीं, एक समान ढंग से कंडक्टिंग है। लेकिन अगर कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटर टाइप चीज है, तब उसमें हम स्पेशली बोलेंगे कि चार्ज उसको दिया गया है एंड दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारा एजम्पशन होगा, इसी एजम्पशन पे हम लोग काम किए हैं। कंडक्टर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं बात आप लोग को? तो इस तरह का हो जाएगा, ये बात आप समझ गए। तो ये तो हो गया अभी सेल के चलते फील्ड का कैलकुलेशन। अब इसके बाद आता है पोटेंशियल का कैलकुलेशन। तो कंटिन्यू करके पूरा कर दें, ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। ये आप देख लिए, ये सब एडिशनल बात था, ये जो बोले हैं क्या है, ये एडिशनल था, समझ गए कि नहीं। अब हम इसमें इसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का प्रेशर तो है, इसलिए इसको खत्म करना है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसी में सेम कंटेक्स्ट में यू आर गोइंग टू डील विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल।
वही है, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब देखिए आप लोग के लिए क्या इसमें फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब फील्ड निकल जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, तो अभी अभी हम लोग फील्ड निकाले हैं। अब फील्ड अगर मालूम है तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग के पास ई एंड भी का रिलेशन है कि नहीं? तो तुरंत उसको यूज कर लेंगे। तो ये देखिए, वी हैव फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, we have for uniformly charged spherical cell. है कि नहीं? we have for uniformly charged spherical cell E equal to 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0, ये इतना के Q बाई आर स्क्वायर, कंडीशन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, एक कंडीशन है, एंड ई इक्वल टू 0 फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। ये तो रिजल्ट हम लोग को याद रहेगा, बोलिए। अच्छा, वी नो द रिजल्ट, वी नो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्या ये जानते हैं ना? एक सेल बना ले रहे हैं ऐसे, बन गया सेल, बोलो ना। चार्ज है, सतह पे है, आउटर मोस्ट ये चार्ज इसके सतह पे है, स्किन पे कहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये सेंटर है, बाहर के किसी बिंदु पर बात करना, इस बिंदु पर बात करना, ये सेंटर है, आर दूरी पर ये बिंदु पी है। यहाँ देखिए, तो इस बिंदु पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, बोलो। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर एक छोटा सा विस्थापन ले लें ऐसे डी आर, बोलो ना। अरे विद्यार्थी जी, इसमें एंजॉय कीजिए आप लोग, बड़ा वीडियो हो रहा है, हम जानते हैं कि बाद में शायद ही कोई जो पढ़नियार होगा जो इसको देखेगा, बात समझे कि नहीं? लेकिन जो पढ़ने वाला होगा उसी के लिए वीडियो है, वो देखेगा एंड पढ़ेगा। तो ये आपका ऐसे है, ये शॉर्ट्स नहीं है, इन शॉर्ट्स देखनी, ठीक है। तो इस सेल के सेंटर से ये बिंदु कितना दूरी पर है? ये आर दूरी पर है, ये आर दूरी पर ये बिंदु पी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, रेडियली बाहर की ओर है। अब इसी बिंदु के बाद एक छोटा सा हम ले रहे हैं डी आर। इस बिंदु पर हम मानेंगे कि इस बिंदु पर का पोटेंशियल जो है मेरा भी है, यानी जहाँ आर बराबर आर है और वहाँ का पोटेंशियल भी बराबर भी है। और इसको ले जाएंगे अप टू अनंत, क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे, इसको बढ़ा करके इस साइड में बुझिए जाएगा अप टू अनंत इधर। तो जब आर हमारा अनंत होगा इधर कहीं जाके,
तब वहाँ का पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, ये हमारा एजम्पशन रहेगा। क्योंकि देखिए ये डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर रिलेशन से चेंज इन पोटेंशियल निकलता है। किसी बिंदु पर पोटेंशियल लेना हो तो उसके लिए डायटम कंसीडर करना जरूरी होता है। तो डायटम यहाँ हम अनंत पे मान ले रहेंगे। तो अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा डी वी बराबर माइनस ये ई डी आर कॉस 0 डिग्री, ये भी बाहर है, डी आर भी हम बाहर लिए हैं ऐसे, तो हमारा डी वी बराबर आ गया माइनस ई डी आर। अब इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस ई डी आर इंटीग्रेट करेंगे, ई को बाहर कर देंगे, नहीं ई आर का फंक्शन है, ई इज नॉट कांस्टेंट हियर। देखिए ना ये जो है ये आर का फंक्शन है कि नहीं, तो पूरा ई को कैसे बाहर करिएगा, ई जो फंक्शन ऑफ आर, अब आपको फंक्शन लिखना होगा। तो अच्छा इधर लिमिट डालिए, तो देखिए यहाँ आप भी से 0 कर रहे हैं, आप ऐसे बुझिए, आप कहाँ जा रहे हैं, भी से हम अनंत तक जाएंगे, आर बराबर आर से आर बराबर अनंत तक जाएंगे, आर पर का पोटेंशियल भी है, अनंत पर का पोटेंशियल हमारा 0 रहेगा। तो ये क्या किए, हमारा भी से 0 हो जाएगा, आर हमारा 0 से सॉरी आर से इन्फिनिटी ले रहे हैं, माने एक वेरिएबल आर है, तो आर का मान आर से अनंत, अब भी का मान भी से 0। अब ये 1 डी वी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भी, लिमिट रखो, ऊपर में 0 नीचे में भी, ये माइनस, अब ई का मान रख दो, ई तुम्हारा कितना है, ये बाहरी बिंदु के लिए बात कर रहे हैं, तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये इतना क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना है ई का मान, और उसके बाद ये डी आर है, बोलो ये टोटल का इतना है ना, ये इंटीग्रल है, लिमिट आर से अनंत तक है। अब इधर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा ये 0 माइनस भी, और इस साइड में क्या आएगा, ये इतना, और इधर हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू भी बाहर हो जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो आर का पावर -2 डी आर, और ये आर से लेकर के ये अनंत तक। बोलिए अगर इस माइनस को इधर भेज देते हैं तब भी बराबर कितना हो जाएगा, ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, और इसको हल करोगे तो आर का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और इसको घेर करके ऊपर में अनंत और नीचे में आर, फिर इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से ये भी बराबर ये -2 + 1 -1 होगा, इसको बाहर करते हैं, तो माइनस ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ के -2 + 1 -1 होगा ना, इसको यहाँ कर दिए इतना, और तब ये बच जाएगा कितना, 1/r हो जाएगा अनंत, आई आर हो जाएगा, फिर इसमें वैल्यूज रखिए, तब भी माइनस एक क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इतना इंटू आई कितना हो जाएगा 1 अनंत -1/r। ठीक है, अब यहाँ से भी बराबर ये तो 0 हो जाएगा, आइए माइनस आके यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r। ये भी पॉइंट चार्ज की तरह हो गया, ये भी क्या हो गया पॉइंट चार्ज क्या करते हैं, एक के क्यू बाई आर हो गया कि नहीं, ये भी पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर भी की बात करिएगा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये इतना
क्यू बाई आर, ये के क्यू बाई आर। पॉइंट चार्ज की तरह, अगर फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की तरह है बाहरी बिंदु के लिए, बाहरी बिंदु के लिए फील्ड क्या है? पॉइंट चार्ज की तरह है। के क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो उसमें के क्यू बाई आर स्क्वायर था, पॉइंट चार्ज की तरह था, तो मैथमेटिकल इक्वेशन तो सेम ना है जी। इसलिए पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा? ये भी हो जाएगा के क्यू बाई आर। इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखे, ये भी बराबर के क्यू बाई आर लिख दिए, चलेगा? चाहे 1/4, दोनों एक ही बात है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। अब याद रखिए, एक क्या कर दिए यहाँ, ये आर है के क्यू बाई आर, और इसमें एक याद रखिएगा, एक फील्ड कितना दूर के लिए था? फील्ड कौन फील्ड यूज किए हैं? उसमें आर का लिमिट क्या था? आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर था। तो पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला निकला ये भी क्या होगा? उसी तरह से होल्ड करेगा। बोलो ना, तो बड़ा हो गया, ज्यादा से ज्यादा इतना इसमें रख सकते हैं। बोलो, बड़ा ही रहने दे रहा है, इसको ले चलना है दूसरे पेज में। आ गया? ठीक था, ये हो गया इस पेज के बाद। नेक्स्ट पेज। अब आइए नेक्स्ट पेज, आ गया आपका नेक्स्ट पेज। तो पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन आपको निकल गया। इसको अगर आप लोग यहाँ पे इतना अगर लिखे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, तो कोई आपसे पूछे कि सतह पर फील्ड कितना होगा, ऐसे इतना दूर मट गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको और बड़ा करें क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ देखिए ये निकल गया। अब हम आते हैं उस साइड में। अब कोई पूछे, ये तो बाहर के बिंदु के लिए, इसमें भी देखो आर का मान अनंत रखोगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं? ये अनंत पे भी 0 है, ऐसे हो गया। इसके लिए एक फॉर्मूला होल्ड करेगा। हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, on the surface of the conductor, तो इसके लिए आर बराबर कैपिटल आर रखोगे क्या? ई वाला जो फॉर्मूला था सतह से लेकर के अनंत तक के लिए ना था, तो पोटेंशियल उसी के आधार पर निकला है। तो यहाँ आर के जगह पे इतना लिख दो, तो देखो कितना हो जाएगा। ये पोटेंशियल भी बराबर कितना हो जाएगा? के का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के जगह पे क्या लिख दिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर कितना लिख दिए? ये क्यू बाई आर लिख दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बात समझे कि नहीं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम लोग का यूज है कि एक स्फेरिकल सेल अगर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, या फिर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस आर है, उस पर आप चार्ज क्यू दे देते हैं, तो उसके सतह पर का पोटेंशियल ए हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? ये उसके सतह पर का
पोटेंशियल हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, अगर बोलें उस पर चार्ज Q है, तो सेल के खुद के चार्ज के चलते अपने सतह का जो पोटेंशियल होगा इट विल बी KQ/R। और आगे चल के देखिएगा कि सेल, कंडक्टिंग सेल की बात होगी, नहीं समझे? ये जो है फॉर कंडक्टिंग सेल, इसी में लिख देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल जब हो जाता है ना, हालांकि अभी इसको दूसरा जगह इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं थोड़ा सा चर्चा कर दें। तो इसमें देखिए ये 4πε0 गुणा R इस साइड कर लीजिए, Q/V रेशियो लिख दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये क्या कहता है कि कोई ऐसे कंडक्टिंग सेल आपके पास हो, ऐसे एक कंडक्टिंग सेल है, इसका रेडियस अगर आपका R है, इस पर चार्ज आप Q दे दिए हैं, Q देने से इसके सतह का वोल्टेज V हो गया है, चार्ज के चलते कंडक्टिंग सेल है। ये कंडक्टिंग सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आने जा रहा है आप लोग के लिए। एक कंडक्टिंग सेल है, इस पे Q चार्ज दे दिए, कंडक्टिंग सेल पे चार्ज Q दे दिए, उस चार्ज के चलते इसका पोटेंशियल भी हो गया, इसका रेडियस R है, तो उस चार्ज, कितना चार्ज दिए थे और चार्ज देने से उसके सतह का कितना वोल्टेज डेवलप किया और उसका कितना रेडियस था, इसमें एक रिलेशन है। ये कहता है कि चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज ए कांस्टेंट। R इज कांस्टेंट, 4πε0 इज कांस्टेंट एंड R इज कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है क्या है, दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, Q और V का जो रेशियो है कांस्टेंट है। वैसे यहाँ से भी ये आपका जो V है Q के प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अरे R तो फिक्स्ड है, इट इज 1/4πε0 R नीचे में है, तो V किस पर निर्भर कर रहा है, Q को डबल करिएगा तो V क्या हो जाएगा, डबल। Q को ट्रिपल करिएगा तो V क्या हो जाएगा, ट्रिपल। V जो है यहाँ पे, ये V क्या है, V प्रोपोर्शनल है Q के, यानी सेल पे जितना ही चार्ज आप देते जाइएगा, चार्ज देने से उसके सतह का वोल्टेज उठते जाएगा। कंडक्टिंग सेल है, मान लीजिए, उस पर हम चार्ज देते गए, तो चार्ज देते जाएंगे तो सतह का वोल्टेज बढ़ते जाएगा, बोलो ना। तो ये वोल्टेज जो है, सतह का वोल्टेज जो है, उस पर दिए गए चार्ज के प्रोपोर्शनल है। उस चार्ज एंड वोल्टेज का जो रेशियो है, अगर Q/V रेशियो यहाँ निकालते हैं, देन दैट इज ए कांस्टेंट। तो आप अगर चार्ज बढ़ाओगे तभी वोल्टेज बढ़ेगा, बिना चार्ज बढ़ाए हुए वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज को डबल करना है तो चार्ज को डबल करना होगा, वोल्टेज को ट्रिपल करना है तो चार्ज को ट्रिपल करना है। लेकिन चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज 4πε0 R and this is a constant that depends upon the radius of this cell. Once radius is set, this value is set. एक खास रेडियस का है, इसका रेडियस का एक खास मान है, तो अगर रेडियस एक खास मान रखता है तो ये 4πε0 R का एक खास मान होगा, यानी Q और V का रेशियो खास होगा, तो Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। लेकिन Q और V का रेशियो क्या होगा, दैट रेशियो इज कांस्टेंट एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। Q और V का जो रेशियो होता है वो इस चालक गोले का या चालक गोलीय खोल का कैपेसिटी कहलाता है। एंड इस बार में आपका जो कैपेसिटी हो जाएगा, ये कंडक्टिंग का जो कैपेसिटी हो जाएगा, दिस C इज 4πε0 I × R। नहीं समझे क्या? इसका Q और V का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज ए कांस्टेंट, दैट रेशियो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R। Once R is set, this term is fixed, that is Q/V ratio is fixed, and that Q/V ratio is called its capacity of this very conducting spherical cell, and this C equal to 4πε0 R।
अगर ये सॉलिड कंडक्टर होता तो उसके लिए भी यही बात होती फिर, इसलिए क्योंकि जब चार्ज देते हैं तो क्या होता है, वो तो सतह पे चला जाएगा अपने आप, एक समान ढंग से वितरित हो ही जाएगा, अंदर में फील्ड जीरो हो ही जाएगा, और बाहर के बिंदु पर फील्ड निकालिएगा तो वैसा ही होगा जैसे एक पॉइंट चार्ज के चलते आर दूरी पे होता है। तो सब कुछ तो मेल खाता हुआ है, तो उसके लिए भी Q/V रेशियो इतना ही आएगा, उसके लिए भी Q/V रेशियो इतना ही आएगा, और यहाँ भी सेम आएगा। तो आपने भी एक स्फेरिकल सेल के सतह पे निकाल लिया। अब उसके अंदर में कितना होगा, एक बात उठती है कि अंदर में क्या होगा, तो अंदर के लिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो अट जाएगा एक पेज में। बाकी कहाँ गया, बस इतना ही है, क्या हो गया, इतना ही है। ठीक है, तब तो हमारा अट ही गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला लाइन एक तो छूट जा रहा था। हो गया है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक स्फेरिकल सेल का कैपेसिटी, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का कैपेसिटी कितना होगा, इट विल बी 4πε0r। इस पर न्यूमेरिकल पूछता है बोर्ड में, इस पर काम करेंगे हम, एक भी आर्टिकल को छोड़ना नहीं है जिस पर कभी भी सवाल पूछ चुका है, सब पे हम लोग एक एक करके फोकस करेंगे। अब हम आपको बात करने चल रहे हैं अंदर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इनसाइड द सेल। अब इनसाइड में तो फील्ड ही ये है, आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सेल। अब थोड़ा सा है, मात्र 5-7 मिनट का काम है। इनसाइड स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सेल, इस पर बात कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो इसमें हम लोग बात करें, यहाँ देखिए फिर सेल हम लोग बना ले एक ठो, ये हो गया सेल, बोलो ना। भर सकते थे लेकिन ये स्टाइल भी ठीक लगता है क्या, इसमें विद्यार्थी सबको ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उसको भी हाथ से बनाना पड़ता है, तो उसको बुझाता है कि कैसे बनाएंगे, देख लेता है तो, अब उस डिजाइन मार दिया जाता है तब वो चिंतित हो जाता है कि दादा अब क्या होगा, समझे कि नहीं। तो इसके अंदर में इस पर तो चार्ज दिए हैं क्यों, बोलो। सतह पे है ये, हो गया।
ए इसका रेडियस है, ठीक है। सतह पर पोटेंशियल की बात की है, सतह पर तो निकाल लिए हैं, यहाँ आर बराबर क्या है, कैपिटल आर। सतह पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर, यानी 1/4πε0 क्यू बाई आर, सॉरी ये कैपिटल आर। बोलिए सतह पर इतना है। अब इसके अंदर में एक बिंदु हम लेते हैं, यहाँ पर अंदर में एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिए, ठीक है। इस बिंदु का पोटेंशियल हमको पता करना है कि इस बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा, इसके अंदर में पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम शुरू करें, यहाँ पे हम लोग जैसा सोचते हैं, तो यहाँ से ले करके अगर ऐसे हम सोचते हैं तो यहाँ पर तो फील्ड ही 0 है। अगर अंदर में हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सेल, तो मान लो कि अंदर में एक बिंदु P है, बोलो ना, लेट P बी ए पॉइंट inside द सेल। अब बार बार यूनिफॉर्मली चार्ज कहाँ ला लिखेंगे, उसी की तो बात हो रही है। तो लेट P बी ए पॉइंट इनसाइड द सेल। अब हम अगर डी यहाँ से लिखें, इस बिंदु पर पोटेंशियल भी है, मान यहाँ पर क्या लिख देते हैं, लेट एंड लेट V be the potential at point P। इस बिंदु पर पोटेंशियल, फील्ड तो 0 है लेकिन मान लेते हैं कि पोटेंशियल कुछ है, एंड दैट इज V। तो हम क्या जानते हैं, अब इसके बाद एक छोटा सा विस्थापन अगर हम कंसीडर करेंगे dr, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दिस dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, बोलो ना। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो फार्मूला के तौर पे पहले लिख देते हैं ई dr cos थीटा लिखेंगे, बोलो। तो अगर ये dv अगर हम ऐसे लिखते हैं, इतना लिख दिए, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमारा ई कितना है, 0 है। तो अगर हम dv लिखेंगे, यहाँ dv लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, ई के यहाँ पे अगर 0 लिख देते हैं तो 0, आइए सब dr cos थीटा जो भी लिखें, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अगर इस बिंदु पर है तो यहाँ से एक छोटा विस्थापन गए तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल 0। और ये हम कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, सतह तक जा सकते हैं। अगर यहाँ से P से शुरू किए हैं तो हम सतह तक जाएंगे तो हमको फील्ड क्या मिलेगा, सतह तक फील्ड 0 है। तो यहाँ से लेकर के इस बिंदु P से लेकर के एंड सतह तक हमारा E 0 है। तो सतह तक dv 0 है, dv इज 0 है कि नहीं, कहाँ तक, तो ये जो है dv इक्वल टू 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, हमारा v क्या हो जाएगा, ये हमारा v क्या हो जाएगा, dv 0, तो हमारा v कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, कहाँ तक, जहाँ तक फील्ड 0 है। फिर यहाँ से कहाँ तक v कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, जहाँ तक फील्ड रहेगा 0 रहेगा, अप टू पॉइंट्स हेयर इक्वल टू 0, बोलो ना, कहाँ तक, जहाँ तक E 0 है वहाँ तक भी कांस्टेंट रहेगा, यानी सतह तक, यानी तब V इक्वल टू V एट P, ये P पर में बात हो रहा है, P पर का V है, तो V कहाँ तक रहेगा, V thus V is constant up to the surface
thus V is constant up to the surface of the cell। तो यहां से क्या निकलेगा, 10V 10 पोटेंशियल at any point, 10 potential at any point inside the cell, inside the cell is equal to potential at the surface। Thus potential at any point inside the cell is equal to potential at the surface। बोलो ना, तो क्या हो जाएगा, तब भी बराबर, देखो ये रिलेशन कहाँ तक होल्ड करेगा, सतह तक होल्ड करेगा कि नहीं, तब भी क्या हो जाएगा, अंदर के बिंदु पर पोटेंशियल अंदर से शुरू करेंगे तो जितना डी आर आएगा सब में डीवी डीवी जीरो ही आएगा, सब डीवी डीवी को जोड़ेंगे अप टू सरफेस से कितना आएगा, जीरो आएगा डीवी, यानी भी क्या होगा, कांस्टेंट अप टू सरफेस, तब भी बराबर हो जाएगा सतह पर कितना है, इट इज 1/4πε0 Q/R, ये सतह पर होगा। अंदर के हर एक बिंदु पर पोटेंशियल, एक स्फेरिकल सेल के अंदर हर एक बिंदु पर पोटेंशियल होगा उतना ही जितना सतह पे होगा। इसमें मजा आया कि नहीं तुम लोग के? चलेगा और छोटे करें क्या, अट जा रहा है, आई होप समझ गया कि नहीं। तो इतना हो गया, अब इसका हो गया, हम लोग का काम हो गया है। थोड़ा इसका ग्राफ देख लीजिए। अब भी कितना निकला, देखो भी बराबर कितना निकला सेल के अंदर, तो भी बराबर ये 1/4πε0 1/4πε0 Q/R। ये कहाँ तक होल्ड करेगा, अंदर से लेकर के सतह तक ये होल्ड करेगा R लेस देन कैपिटल R, माने अंदर के हर एक बिंदु के लिए होल्ड करेगा। इसके बराबरों कर सकते हैं, सतह तक के लिए होल्ड करेगा, है कि नहीं। अगर उसके बाहर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, भी बराबर वही 1/4πε0 Q/R, यहाँ लिख लो R ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R, ये दोनों में फिट करेगा। इसमें भी R की जगह पे क्या लिख दोगे, R की जगह पे कैपिटल R लिखोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो यहाँ है। नहीं समझ में आया क्या, अरे इसमें भी R की जगह पे यहाँ जो R है, इस R की जगह पे अगर तुम कैपिटल R लिख दोगे तो 1/4πε0 Q/R आ जाएगा। तो सतह से लेकर के बाहर के बिंदु तक ऐसे होगा, आप भीतर में तो पूरा हर एक बिंदु पर सेम है, अंदर के किसी भी बिंदु के लिए अप टू सरफेस ये इतना आएगा। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ, इसके ग्राफ खींच दे रहे हैं, डायरेक्ट ग्राफ खींच रहे हैं, ज्यादा कलाकारी नहीं कर रहे हैं। टेढ़ हो गया क्या, सीधा ही है। ठीक है, अब ये देखिए इधर क्या प्लॉट कर रहे हैं, भी को, इधर क्या प्लॉट कर रहे हैं, आर को।
अब ये देखो, इसमें क्या होगा कि एक ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये ऐसे, ये कहाँ तक होल्ड करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इस तरह से जाएगा। नहीं समझे? तो ये क्या रहेगा, ये r बराबर 0 से लेकर के, ये सेंटर है यहाँ r बराबर 0 से यहाँ r इक्वल टू कैपिटल R तक ये पोटेंशियल जो है तुम्हारा कांस्टेंट है। जितना सेंटर पर है उतना ही सतह पर है। नहीं समझे क्या? रेड वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हो सकता है रेड वाला तुम लोग को कम दिख रहा हो। समझ गया कि नहीं? तो क्या हो गया, अब यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। कहाँ तक? अब सेंटर से लेकर के r बराबर 0 से लेकर के r बराबर कैपिटल R तक रहेगा, पूरा कांस्टेंट है थ्रू आउट। अंदर में कहीं रहिए सेम वोल्टेज, सतह तक सेम वोल्टेज। और उसके बाद जब बढ़िएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव मान के हम चल रहे हैं। अगर चार्ज नेगेटिव लेते तो क्या होता, यही ग्राफ पर नीचे आ जाता। अरे क्यों नेगेटिव हो जाता तो क्या होता है, सब कुछ वहीं रहता है, v का मान नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इस लाइन के नीचे ग्राफ खींचते और उसके बाद ऐसे खींचते, नेगेटिव में रहता, या ऐसे इसका मिरर इमेज इसमें बन जाता ना, बन जाता। ये ऐसे अगर नेगेटिव रहता तो क्या होता, ये नेगेटिव होता है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये ऐसे होता, नहीं होता। नेगेटिव रहता तो इस तरह से नेगेटिव ही होता। बोलो ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाता। हटा दे रहे हैं इसको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए खुद को, बाद में लड़का सब देखेगा तो कंफ्यूज होगा। क्या समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो अंदर में पोटेंशियल। अब ये भी एक सवाल है ऑब्जेक्टिव का, सुपर हिट, कि स्फेरिकल सेल के, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर के बिंदु पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितना होगा, जितना सतह पे होगा उतना होगा। उसके अंदर फील्ड कितना होगा, 0 होगा। वेरिएशन किस तरह का होगा पोटेंशियल का, आर के साथ साथ कैसे कैसे बदलेगा, 4 वो ग्राफ में से एक ग्राफ दे सकता है। बात समझे कि नहीं? तो ये आप लोग को सब कुछ अब याद रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माने सेल के अंदर फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट उतना ही है जितना सतह पे है। आगे जाइएगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? अगर पॉजिटिव ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा, नेगेटिव रहता तो उसको इंक्रीज करता हुआ कहते। बात समझ पाए कि नहीं आप लोग? इस तरह की बात हो जाएगा। आई होप पूरा बात आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा समय लगा है लेकिन आप लोगों ने इसको सीखा है। बोलिए, अब देखिए यहाँ तक वही इसको देख पाएंगे जो पढ़ने वाले हैं, और सिलेबस इस तरह से खत्म होता है। आप लोग, हम लिख भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और द सेम टाइम वीडियो भी बन रहा है कि नहीं? क्लासरूम का वीडियो है, इसलिए इसमें हर एक छोटी से छोटी बात पर मेरा स्पेशल केयर है। शायद आप लोग अगर क्लास में नहीं बैठे रहते तो हम हर एक छोटे छोटे बिंदु पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हमको मालूम है कि आप लोगों को कितना मालूम है। तो उस हर एक छोटे बिंदु पे हम फोकस करते हुए यहाँ तक आए हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? कुछ प्रोग्रेस
यहीं से शुरू किया है हम लोग, ठीक है। तो रहने दे रहे हैं, यहीं पर रोक रहे हैं, चलिए।